हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम कृषि चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, जैसे कि कल के दिन की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है हमने रेलवे सेक्टर को कवर किया था कि रेलवे के अलग अलग कंपनियां क्यों इतना ज़्यादा क्रैश हो रही है, क्यों इतना ज़्यादा टॉप लेवल से गिरी हुई है। आपने वो वीडियो देखा होगा और उस वीडियो में भी जैसे मैंने पूछा था कि अगला वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए, तो अलग अलग कमेंट आए थे। बट सबसे ज़्यादा अगर किसी ने कमेंट यहाँ पे किया था किसी टॉपिक को लेकर, तो वो एक ही टॉपिक हम लोग को ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहा था। कौन सा टॉपिक, कौन से सेक्टर को लेकर? केमिकल सेक्टर। यस, केमिकल से रिलेटेड बहुत सारी कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड केमिकल सेगमेंट में फिलहाल काफ़ी बड़ा डाउनफॉल भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देखिए, शेयर बाजार की बात कर ले तो ऐसा कभी नहीं होगा कि बाजार में बस हरा रंग ही आपको देखने को मिलेगा, तेजी तेजी तेजी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपको तेजी भी देखने को मिलेगी, मंदी भी देखने को मिलेगी। एंड जैसे हमेशा मैंने आप लोगों को सिखाया है कि बाजार में कोई भी चीज़ अगर होती है तो उसके पीछे का रीज़न आइडेंटिफाई करना, भाई वो गिर क्यों रहा है। अगर तेज़ी भी आई तो भाई हाँ, तेज़ी क्यों हो रही है, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। सो इस वीडियो की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लें तो चलिए, बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था अलग अलग। अभी केमिकल सेगमेंट इतना मतलब बड़ा सेक्टर है भाई, आपको 50-100 कंपनियां मिल जाएगी, बड़े से बड़े लार्ज कैप से लेके मिड कैप से लेके स्मॉल कैप से लेके माइक्रो कैप, नैनो कैप, हर जगह पे। सो यही चीज़ अब हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है इस सेक्टर में, कि क्यों गिरावट यहाँ पे हो रही है। सो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले बेसिक चीज़ के साथ कि रीज़न इंटरनल है कि एक्सटर्नल है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चार्ट्स दिखाना यहाँ पे चाहूँगा कि कुछ दिग्गज कंपनियां केमिकल्स की मैंने आपके सामने यहाँ पे रखी है, ये देख लो। सो आप यहाँ पे देख रहे हो कि इनका चार्ट ऑलमोस्ट आपको सेम पैटर्न में देखने को मिल रहा है। मतलब आप देख सकते हैं कि एक साथ यहाँ पे टॉप पे चले गए, देन एक साथ थोड़ा सा नीचे यहाँ पे चले गए, फिर आप देख सकते हैं कर्व एक साथ नीचे, और फिर उसके बाद आप देख रहे हो कि एक साथ हम लोग को कुछ थोड़ी बहुत जंप भी देखने को मिल गए, फिर एक साथ देख सकते हैं आप कैसे नीचे 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 आते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो ये एक ब्रॉड लेवल का चार्ट देख के कुछ कंपनीज का सैंपल मैंने आपके सामने रखा हुआ है। इससे क्या समझ में आता है, यस, कि ये जो चीज़ें देखने को मिल रही है बहुत कुछ हद तक एक्सटर्नली हम लोग को ये गिरावट देखने को मिल रही है। एक्सटर्नल मतलब कि हाँ भाई, ऐसी बात नहीं है कि कोई एक स्टॉक ऊपर, ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, एंड एक ऐसा है कि नीचे है। हाँ, तो फिर वो इंटरनल रीज़न हो गया भाई कि इस कंपनी को पढ़ना पड़ेगा। ऐसा क्या है भाई कि ये मतलब बोलते हैं ना, जो नदी बह रही है उसके उल्टी दिशा में ये चल रही है। पर यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, यस, सबके साथ हम लोग को सेम ऐसे गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो ये जो गिरावट है बहुत हद तक हम लोग को एक्सटर्नल रीजंस के चलते ही देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो क्या है एग्जैक्टली रीजंस, वही मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। अगर आप केमिकल सेक्टर को स्टडी करते हो, केमिकल कंपनी अगर आपके पोर्टफोलियो में है, तो ये पॉइंट्स आप लोगों को पता होने चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं एक एक चीज़ों के साथ। पॉइंट नंबर 1, अच्छा, और एक चीज़ भी है, कौन सा, कि जो बहुत पुराने इन्वेस्टर है, सो उनका क्या हो गया, उनके अच्छे खासे रिटर्न्स बने थे वो डैमेज हो गए। वो तो होता रहता है बाजार में, जैसे कि आपको पता है उतना कट पकड़ कर चलना पड़ता है। और जिन्होंने फोमो के चलते भाई टॉप लेवल पे बाइंग की है, वो तो भाई -10%, -20%, -30%, -40%, 50%, 60%, वो तो चलता रहता है। सो ये रीजंस अब मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ, जो कि आपको पता होनी चाहिए कि क्यों केमिकल सेक्टर में हम लोग को ये गिरावट देखने को मिले। तो सबसे पहला स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, जैसे कि आपको पता है कोई भी बिजनेस किस चीज़ के लिए चलता है, वो होता है दोस्तों डिमांड एंड सप्लाई। एंड अभी फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हम सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि कोविड देखने को मिला था। कोविड में बहुत ज़बरदस्त रेट कट्स देखने को मिले थे। एंड उस वक्त हम लोगों ने देखा कि काफ़ी सारी कंपनीज ने हेवी लेवल पे क्या कर दिया था, कैपेक्स किया था, सस्ते ब्याज के ऊपर लोन मिल रहा था, अपनी कैपेसिटी उन्होंने भयंकर लेवल में यहाँ पे बढ़ा दी थी। एंड लेवल मतलब आप कैपेसिटी तो बढ़ा सकते हो, ठीक है, जैसे कि एक मशीन है आपके पास जिस चीज़ के चलते, मान लो बिस्किट वाला एग्जांपल है, एक मशीन है आपके पास जिसमें 100 बिस्किट बनती है, आपने सस्ता ब्याज के ऊपर लोन मिल रहा है, 5 मशीनें लगा दी, ठीक है, मतलब टोटल 5 मशीनें हो गई आपके पास। अब आप 500 बिस्किट बना रहे हो, आप बनाने के लिए बना तो लोगे, बट उतना क्या चाहिए, डिमांड भी तो चाहिए, आप सप्लाई तो यहाँ पे कर रहे हो। सो केमिकल सेगमेंट में भी वही हुआ है कि ओवर कैपेसिटी हम लोग को बढ़ती हुई देखने को मिली है। काफ़ी कंपनीज ने कैपेसिटी अपनी बहुत अपनी क्षमता से बढ़ाई है, ये एक्सपेक्ट करके कि भविष्य में काफ़ी बड़े लेवल का यहाँ पे डिमांड आएगा। बट एक्चुअल में अगर देखा गया दोस्तों, उतने लेवल का डिमांड नहीं देखने को मिला। खास करके ग्लोबल डिमांड की अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, तो वहाँ पे हम लोग को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गिरावट देखने को मिल गई। सो केमिकल कंपनियां जो एक्सपेक्ट कर रही थी कि ग्लोबल लेवल पे अच्छा डिमांड जनरेट यहाँ पे होगा, इसलिए उन्होंने कैपेक्स करके रखा हुआ था, कैपेसिटी बढ़ा के रखी हुई थी, वो कैपेसिटी ओवर कैपेसिटी में तब्दील यहाँ पे हो गई। एंड इसी चीज़ के चलते सबसे ज़्यादा दिक्कत इनको यहाँ पे होना यहाँ पे स्टार्ट हो गया। तो यहाँ से सबसे पहला प्रॉब्लम यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। खास करके अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, जो नॉर्थ अमेरिका साइड है एंड यूरोपियन साइड की अगर बात कर ले, एशिया पैसिफिक की भी अगर बात कर ले, जहाँ से केमिकल की बड़ी डिमांड जनरेट होती है,
वो बुरी तरीके से हम लोग को आहत होती हुई देखने को मिल गई। खास करके अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका से, मतलब जो ग्रोथ की अगर बात कर ले, सो एक ज़माने में 20% ग्रोथ हम लोग को देखने को मिलती थी नॉर्थ अमेरिका से केमिकल सेगमेंट में, वो अब 2% के आसपास चल रही है। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बड़ा फॉल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है डिमांड में। एंड सप्लाई तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल चुकी है, और ये सबसे बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट कारण बन गया कि केमिकल सेगमेंट में जो सरदर्द यहाँ पे बन चुका है। सेकंड पॉइंट की अगर बात कर ले तो दोस्तों वो है कंपटीशन। यस, कंपटीशन तो हर एक सेगमेंट में रहता है, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम वाला कंपटीशन कौन सा होता है पता है? चाइना वाला। यस, चाइना का सबसे बड़ा दिक्कत क्या है? ये इतना ज़्यादा चीज़ें बल्क में रेडी करते हैं और फिर क्या करते हैं, सस्ते प्राइस के ऊपर डंप करना स्टार्ट करते हैं। तो लिटरली चाइना ने यहाँ पे ग्लोबल लेवल पे प्राइस वॉर स्टार्ट कर दी केमिकल सेगमेंट में। आप अपना केमिकल बेच रहे हो, फॉर एग्जांपल मान लो $100 पे, ठीक है, चाइना बोलते हैं हम तो $50 पे बेच देंगे, $60 पे बेच देंगे। सो इस चीज़ को मैच करने के लिए बाकी प्लेयर्स को भी क्या करना पड़ता है, फिर सस्ते दामों के ऊपर चीज़ों को यहाँ पे बेचना पड़ता है। और चाइना के इसी प्राइस वॉर के चलते आप यहाँ पे देख सकते हो, लिटरली प्राइस वॉर मतलब डंपिंग करता था चाइना, केमिकल डंपिंग। सो इस चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं आर्टिफिशियली, हम कह सकते हैं लोएस्ट प्राइस के ऊपर वो यहाँ पे क्या करते थे, अपने केमिकल्स को यहाँ पे दे देते थे। तो इस चीज़ के चलते क्या हो गया, बहुत सारे जो जेन्युइन मार्केट्स है, खास करके यूरोपियन यूनियन की बात कर ले, ठीक है, देन इंडिया की भी अगर बात कर ले, इसी चीज़ के चलते दिक्कत आ गया। हमने देखा था बीच में एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ भी इम्पोज करना यहाँ पे स्टार्ट किया था बहुत सारे देशों ने, कि भाई ये तो जानबूझ के क्या कर रहे, सस्ते दाम के ऊपर केमिकल डंप यहाँ पे कर रहे हैं। तो इस चीज़ के चलते कंपनीज जो होती है उनके मार्जिन यहाँ पे खराब हो जाते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट यहाँ पे आ जाता है। और यही चीज़ें सबसे ज़्यादा हम लोग को नेगेटिव वर्क में होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। खास करके जर्मनी और इंडिया को इस चीज़ का काफ़ी बड़ा झटका लगा केमिकल स्पेस की अगर हम लोग बात करें तो। तीसरा पॉइंट की अगर बात कर ले दोस्तों केमिकल सेगमेंट में, वो है ऑयल को लेकर। नो डाउट केमिकल में क्रूड ऑयल का बहुत बड़ा योगदान रहता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। एंड रशिया यूक्रेन वॉर के चलते, क्रूड के वॉलेटिलिटी के चलते केमिकल में वो भी एक दिक्कत हम लोग को देखने को मिली थी। देन पॉइंट नंबर 4 की अगर हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों तो वह है बजट। बजट मतलब अभी तो बजट आया नहीं है सर, अरे प्रीवियस बजट की मैं बात कर रहा हूँ। सो काफ़ी केमिकल कंपनी एक्सपेक्ट कर रही थी कि उनको कुछ तो सरकार की ओर से मदद मिलेगी, ठीक है। बजट के पहले तो उम्मीदें तो हर कोई सेक्टर में रहती है, बट एक्चुअल में अगर देखा गया सरकार ने कोई भी यहाँ पे मदद उनको यहाँ पे नहीं दी। बहुत सारे लोगों को लगा भी था, रिपोर्ट्स के जरिए खबरें भी आई थी कि कुछ टैक्स बेनिफिट, कुछ तो इंसेंटिव यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। पीएलए स्कीम तो एक्सपेक्ट इतना ज़्यादा नहीं कर सकते, बट जो भी अनुमान था, एक्सपेक्टेशन काफ़ी हायर लेवल के थे, वो कुछ भी फुलफिल होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिले। तो पहले से वो जख्मी थे और ज़्यादा हम लोग को वो जख्मी होते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। सो कोई रिकवरी से रिलेटेड, मतलब बोलते हैं ना, एक उम्मीद की किरण होती है, आशा की किरण होती है भाई, कुछ तो यहाँ पे बने, तो वो कोई चीज़ देखने को यहाँ पे नहीं मिली थी। और इसीलिए केमिकल सेक्टर लगातार पिटते हुए देखने को मिला था। इसका अर्थ ये नहीं भाई कि कोई स्कैम है, फ्रॉड है, धोखेबाजी है, नहीं, बट बिजनेस को जंप करने के लिए भाई, पैसा आने के लिए, ठीक है, कुछ तो पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पे चाहिए। सो यही चीज़ के चलते लगातार वो परेशान रहे। और आखिरी 5वां पॉइंट, ट्रम्प के टैरिफ के चलते, ठीक है, जैसे आपको बताया कि ऑलरेडी चीज़ें हम लोग को प्रेशराइज में देखने को यहाँ पे मिल रही थी, ट्रम्प टैरिफ के चलते और ज़्यादा सेक्टर खराब होते हुए देखने को मिल गया। एंड उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा कि यूरोपियन मार्केट में केमिकल से रिलेटेड जो भी डिमांड देखने को मिलती थी, उसको भी यहाँ पे हम लोग को डाउनग्रेड होते हुए देखने को मिल गया। जैसे कि खास करके अभी रिसेंटली हम लोगों ने जुलाई मंथ में भी देखा था कि 3 दिग्गज बिग केमिकल कंपनियाँ यूरोप की, उनको भी यहाँ पे क्या कर दिया, डाउनग्रेड कर दिया कि इतना कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगा। देन अक्टूबर में भी यही डेटा आया था कि एकदम हायर लेवल का कॉस्ट, वही चीज़ है कि कॉस्ट एकदम हायर लेवल का और डिमांड एकदम वीक। इस चीज़ के चलते केमिकल कंपनियां काफ़ी परेशान होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड रिसेंटली हम लोगों ने नवंबर में भी देखा था, डच बैंक की भी बात कर ले तो उन्होंने भी इनको यहाँ पे डाउनग्रेड करके यहाँ पे रखा हुआ था। सो पूरा अगर हम लोग यहाँ पे चीज़ों को अगर देखेंगे तो हुआ क्या था, वैल्यूएशन एकदम पीक पे जाती हुई देखने को मिली थी। कंपनी का मैनेजमेंट, गाइडेंस, सबके बहुत कमाल के हम लोग को चीज़ें देखने को मिलती थी। पी रेशियो एकदम हायर लेवल पे चला गया था। बट जैसे मैंने हमेशा सिखाया है कि तेज़ी, ठीक है भाई, कोई बड़ी बात नहीं, तेज़ी आ गई, बट वो तेज़ी टिकने के लिए, उस लेवल पे चीज़ें रहने के लिए आपको क्या करना पड़ता है भाई, आपको रिजल्ट्स दिखाने पड़ते हैं। आप बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो, ठीक है, बट अगर वो चीज़ें रिजल्ट में नज़र नहीं आएंगी, जो कि बाद में आप देख सकते हो केमिकल कंपनियाँ, उनके रिजल्ट्स कुछ खास नहीं आए। अब कोई भी केमिकल कंपनीज उठाकर देख लेना, रेवेन्यू अच्छा था, ठीक ठाक था, बट प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर ले, हायर कॉस्ट के चलते अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, खर्चे इतने ज़्यादा थे कि कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी नीचे आया। आप ईपीएस देख लेना, 2022-23 पे कंपनी ने पीक लगाया था, उसके बाद एकदम ही हम लोग को नीचे 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 हर केमिकल कंपनी का परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है। सो इतना ज़्यादा और मतलब बोलते हैं ना, वैल्यूएशन हायर लेवल पे रहते हैं तो वहाँ पे चीज़ें जस्टिफाई होनी चाहिए। एंड अगर नहीं हुई तो फिर वो इस प्रकार का फॉल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो यही रीज़न था दोस्तों, जिस चीज़ के चलते केमिकल सेक्टर
एंड उससे रिलेटेड तमाम कंपनियां हम लोग को परेशान होते हुए देखने को मिली है। खास करके कंक्लूजन क्या है, मतलब अगर सबसे बड़ा अगर कोई कारण है दोस्तों, तो मेजर कारण तो मैं आपको बस यही कहना चाहूँगा कि ओवर कैपेसिटी। ठीक है, मतलब उतना ज़्यादा डिमांड कंपनियां जो एक्सपेक्ट कर रही थी कि बहुत ज़बरदस्त डिमांड आएगा, और इसीलिए उन्होंने जो कैपेसिटी अपनी अनाप शनाप बढ़ा कर रखी, उतना लेवल का डिमांड आया ही नहीं। सो सप्लाई जब ज़्यादा हो जाता है और डिमांड कम, तो ऑटोमेटिकली ग्राफ नीचे आता है। और ग्राफ ऊपर जाने के लिए क्या चाहिए कि सप्लाई लिमिटेड होना चाहिए और डिमांड बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे उल्टा हो गया, सप्लाई बहुत ज़्यादा है, अवेलेबल है, बट डिमांड उतनी है ही नहीं। और ऊपर से चाइना ने अलग से वाट लगा दी कि प्राइस वॉर खेल रहे हैं, वो तो डंपिंग करते ही रहते हैं हर जगह पे। सो इस ओवरऑल सिनेरियो में क्या हो गया कि केमिकल सेक्टर में हम लोग को परेशानी देखने को यहाँ पे मिली है। सो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये कोई स्कैम, कोई फ्रॉड ऐसा नहीं होता है। बिजनेस पे ये सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, बट ये चीज़ों की जानकारी हम लोगों के पास यहाँ पे होनी चाहिए कि हाँ भाई, कि कोई भी चीज़ क्यों भाग रही है और क्यों गिर रही है, ये पता यहाँ पे होना चाहिए। रैंडमली तो भाई आप कोई भी शेयर कभी भी खरीद सकते हो, कल जाके कुछ भी बाय दबा सकते हो, बट ये लॉजिकली सारे पॉइंट्स आप लोगों को अच्छी तरीके से पता यहाँ पे होने चाहिए। सो वापस कम बैक होने के लिए जैसे मैंने कहा कि क्या होना चाहिए, डिमांड अच्छी तरीके से यहाँ पे आनी चाहिए, तभी जाके वो सुधार हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलेगा। वरना मतलब बोलते हैं ना, कम बैक के लिए और ज़्यादा टाइम हम लोग को लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको प्रॉपर कारण समझ में यहाँ पे आए होंगे कि केमिकल सेगमेंट में एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ है। एंड आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में अगेन बता सकते हो कि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक के ऊपर यहाँ पे चाहिए, कौन से कंपनी के ऊपर, खास करके गिरावट वाली कंपनीज को लेकर ही ज़्यादा कमेंट्स यहाँ पे आते हैं, और जिसके ऊपर ज़्यादा लाइक्स होंगे वो उस टॉपिक को मैं कवर करने की कोशिश यहाँ पे जरूर करूंगा। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।